नमस्कार। थर्ड ईयर क्लास फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय के अध्ययन में रुचि ले रहे होंगे और आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियोस में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का अध्ययन किया है और कल हमने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के कंसेप्ट को भी आपको ढंग से बताया है। परीक्षाओं में डी ब्रॉगली कंसेप्ट को लेकर के कई प्रकार के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हमको मिलते रहते हैं, आते ही हैं। उन प्रश्नों को आज मैंने एकत्र कर हल किया है। मैं अनिल कुमार गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक शास्त्र विभाग से। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया, ड्राइव बोर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द बोर एटम फ्रॉम द डी ब्रॉगली रिलेशन। हमको डी ब्रॉगली रिलेशन का यूज करते हुए बोर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन निकालना है। देखिएगा, De Broglie visualized that atomic electron wave confined and therefore produce a discrete stationary wave pattern. Then only those orbits would be allowed in which an integral number of the electron wavelength could fit the circumference. For example, one wavelength would fit the circumference of the lowest atomic orbit and two or more electron wave would also fit into the higher orbits. Thus, if de Broglie wave of the wavelength lambda fit a Bohr orbit of radius r, then to satisfy the stationary orbit condition, we must write 2 pi r is equals to nh. 2 pi r is the circumference. So 2 pi r is equals to nh, and by de Broglie hypothesis lambda is equals to h by p. So in this condition we use this value of wavelength. So this expression become 2 pi r mb by h is equals to n, or mbr is equals to nh upon 2 pi, where n is a integral number and mbr is angular momentum. So this equation suggests that angular momentum has got some discrete values, and this is the Bohr angular momentum quantization condition. Okay, very simple question. Determine wavelength of accelerated electron. कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको त्वरित किया गया, किसी विभव से किया गया और हमको पूछा गया है उसकी वेवलेंथ निकालिए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मिला है, तो आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, वह मान हाफ mv² होगा और EB के बराबर होगा। B दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड है उसमें कितना पोटेंशियल लगा रखा है उस पर निर्भर करेगा। और इस प्रकार से वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो √2EB/m आ जाता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से लैम्बडा का रिलेशन यूज करें और उसमें वेलोसिटी की जगह यह समीकरण रखेंगे, तब हमें लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2EB/m प्राप्त होगा। सारी वैल्यूज इसमें अगर सब्स्टिट्यूट की जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ आएगी वो 12.27/√b ऑफ एंगस्ट्रॉम हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बाय 10 किलोवोल्ट। अब इसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल लग रहा है उसका मान 10 किलोवोल्ट दे रखा है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है
हम इसी फार्मूला का यूज़ करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। वोल्टेज का मान रखते हैं, ये हो गया 10⁴ वोल्ट। इस मान को जब रखा तो हम देख रहे हैं इसका जो सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है, स्क्वायर रूट से बाहर करने पर ये 10⁻² रह जाएगा और इस प्रकार से इसका जो मान आएगा वह है 0.1227 अंगस्ट्राम प्राप्त होगा। जो क्वेश्चन अभी हमने निकाला, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। लेट अस से if we consider the same case for proton in place of electron, then definitely we will have to change the values of mass. We shall use here the mass of proton, which is 1.67 into 10⁻⁻27 kilograms. जब हम इसको यूज करेंगे then wavelength for proton will come out to be 0.286 by root b. ये आप देखिएगा किस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और जो पूछे गए हैं। डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन बाय ए निकल क्रिस्टल एट एन एंगल थीटा। I shall use this question after the study of Bragg diffraction, and from the Bragg diffraction condition we know that 2d sin theta is equals to n lambda. So from this condition we can determine the value of lambda, and by knowing the lambda we can determine the kinetic energy of electron, and kinetic energy of electron is equals to E is equals to h square by 2m lambda square. Therefore in a very simple way we can determine the value of energy. Now again a question, non-relativistic and relativistic पार्टिकल हेतु डी ब्रॉगली वेवलेंथ की गणना कीजिए। ओके, let us determine this at the case of non-relativistic case first. In this case velocity of moving object is very less than the velocity of light, b is very less than c, therefore m is approaches m0 and the kinetic energy is equals to p square by 2m0. Now so the de Broglie wavelength is equals to lambda is equals to h by mb, as we have got it from the de Broglie hypothesis. Now if the case we have to consider at the relativistic limit, then we have to replace, we shall replace this value of m by formula m is equals to m0 by square root of 1 minus b square by c square, and at the relativistic limit the energy of the particle is not expressed by p square by 2m simply formula, it is written as at the relativistic limit is equals to E is equals to square root of p square c square plus m0 square c4. Therefore by solving this expression, square root of p square c square plus m0 square c4 is equals to ek plus m0 c square. From here pc is equals to square root of ek square plus 2 ek m0 c square. Therefore lambda is equals to hc by pc. We can write down the value of pc just to determine above. So you just see equation 2 and 3. Equation 2 is the expression for the case of non-relativistic case, and expression third determine or reveal the case of wavelength at the relativistic limit. So equation 2 and 3 are the required result, and if the kinetic energy of the particle is not negligible to rest mass energy of the particle, then we must use equation third for the determination of wavelength. Again a question, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात कीजिएगा. It's a very simple question. Therefore by using the de Broglie hypothesis, lambda is equals to h by p, and it is written as h is equals to h by square root of 2m by ek. We determine the rest mass energy of electron, which is 511 keV. So now by substituting all the values of h, m, ek,
we can determine the value of wavelength at 100 electron volt. अगेन एक क्वेश्चन, 1 MeV के प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात कीजिएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात करनी है प्रोटॉन के लिए, और प्रोटॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी आता है उसका मान आता है 939 MeV। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ई के 1 MeV का है, और हम इस 1 MeV को इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, देन 1 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये उसका जूल का एक्सप्रेशन हो गया। तो वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन होगा वह एक्सप्रेशन हो गया लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के। एम ई के की वैल्यू सब्सिट्यूट अगर हम कर देंगे तो हमको यह वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी। देन ए क्वेश्चन, डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड फॉर अल्फा पार्टिकल। देखिएगा ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है जो हमने अभी किए हैं, है ना। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के। रेस्ट मास एनर्जी जो यूज करना है वो 511 यूज करेंगे। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। जबकि प्रोटॉन के केस में इसका डिटर्मिनेशन इसी प्रकार से होगा, और अल्फा पार्टिकल के केस में भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर्मूले में जो कुछ चेंज है वो आपके सामने सॉल्व किया है। जैसे फॉर द प्रोटॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन 2m ई के, और इसको हम सॉल्व करके वेवलेंथ के मान को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो परीक्षा में मिला है वह है प्रोटॉन के लिए है। मान लीजिए लैम्डा बराबर 1 फर्मियन है, तब ई के डिटरमाइन करें। लैम्डा का मान 1 फर्मी दे रखा है, इसका मतलब वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के। देयरफॉर ई के which is a parameter we have to determine it. ek is equals to h square upon 2m lambda square. Lambda is given which is 1 Fermi. So just substitute all the given parameter, and if we solve this expression then the result comes out to 8.1 into 10⁸ electron volt. Okay, thank you. We shall study uncertainty principle tomorrow. Thank you.